हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा योर केमिस्ट्री थिएटर। आप सभी कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ, जहाँ पे आपके साइंस को बहुत इजी और सिंपल पे बनाने की कोशिश की जाती है, जिससे आपके हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और उम्मीद करती हूँ आपके हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हो। आज मैं आ गई हूँ फिर से वन शॉर्ट वीडियो लेके। ओके, जैसे हमने लास्ट क्लास में आपके 2 चैप्टर के वन शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप लोग का 2 चैप्टर अच्छे से क्लियर करा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अब कोई भी डाउट नहीं रह गया हो। आज मैं आपका 3rd चैप्टर जो हाई वेटेज आपका लेसन है हमारे क्लास बोर्ड के लिए, ये जो हमारा 3rd चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसी से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का हमारी जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और हाँ, ये हमारा चैप्टर भी काफ़ी लेंदी है, तो कोई ना हम इसे भी बहुत ही कम समय में कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका बहुत ही कम समय में पूरे चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल में क्या क्या टॉपिक कवर करना है। तो सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वही चीज़ हम बताएंगे। तो देखिए, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बता देते हैं। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम दोनों को देखते हैं, हमारा मेटल भी है एंड नॉन मेटल, बोथ को कवर करा देते हैं। ओके, तो देखिए दोनों में क्या है, आपको क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। मेटल कैसे होते हैं, मेटल कैसे होते हैं फटाफट कर लेते हैं। ये कैसा होता है, हार्ड होता है। ये कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। ओके, और क्या होता है, ये हमारे लस्टर है, लस्टर प्रॉपर्टी भी रखते हैं ना, लस्टर होते हैं। और क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बोथ। ओके, दोनों होते हैं। और क्या होता है, हाँ, और ये क्या होता है, मैलिएबल प्रॉपर्टी रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैलिएबल प्रॉपर्टी, मैलिएबल प्रॉपर्टी मतलब हम किसी भी मेटल को थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मैलिएबल प्रॉपर्टी। तो ये क्या रखता है, मैलिएबल प्रॉपर्टी भी रखता है, या मैलिबिलिटी। ओके ओके, और एक क्या होता है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होता है कि हम किसी भी मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ओके, और ये क्या होता है, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो ये होती है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। और क्या क्या होता है ये, हाँ, मेटल है, हार्ड है, तो ऑफकोर्स क्या होगा, इसकी हाई डेंसिटी होगी, हाई डेंसिटी। और अगर हाई डेंसिटी है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होगा। देखो सब आपका क्या है, मिलता जुलता है, उस कॉमन सेंस सभी को रिलेट करके पढ़ो। अब जैसे ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड है दैट मीन्स हाई डेंसिटी होगी। अब हाई डेंसिटी है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। ओके, ये कैसा होगा, हमारा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इसका हाई होता है। तो इतनी प्रॉपर्टी हो गई हमारे मेटल्स की। ओके, और कुछ तो नहीं छूटा, हाँ, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो इसमें क्या आता है हमारे नॉन मेटल में, इसी के जस्ट ऑपोजिट। मैं नॉन मेटल को पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट इसी के ऑपोजिट होता है। क्या होता है, ये आपके सॉफ्ट, ये जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, या फिर आप लिख सकते हो ब्रिटल। ओके, ब्रिटल होते हैं। और ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ज़्यादातर सॉलिड और लिक्विड, सॉरी गैस, सॉलिड और गैस बोथ स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, सॉलिड और गैस बोथ स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, और क्या क्या है, ये नॉन लस्टर होते हैं। ओके, और ये क्या, बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ओके, ये दोनों ही बैड कंडक्टर होते हैं। और क्या होता है हमारा, ये नॉन मैलिएबल होता है, नॉन डक्टाइल होते हैं। ओके, और ये क्या होते हैं, नॉन लस्टर हो गए, नॉन मैलिएबल हो गए। क्या होता है, लो डेंसिटी होती है। ठीक है, और इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको कवर करनी है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गई, लो हो गई। तो इतनी चीज़ें हमें क्या करना है, कवर करना है। ये इसकी क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो चीज़ें आपको बताते हैं। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, ये तो नॉर्मल है, ये ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें ज़्यादातर क्या पूछता है, एक्सेप्शन। क्या पूछता है, एक्सेप्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सेप्शन अगर हम बात करें,
एक्सेप्शंस में अगर हम बात करें तो आपके मेटल्स का देख लेते हैं और नॉन मेटल। देखिए इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले अगर हमने बोला कि ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। बट कुछ ऐसे मेटल का नाम पूछ देता है कि जो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो एक्सेप्शन में पहला आता है हमारा सॉफ्ट मेटल। कौन होता है? सॉफ्ट मेटल में आपका आ जाता है लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। ये तीनों क्या होते हैं, आपके सॉफ्ट मेटल। अब देखो इससे और भी क्या पूछ लेता है कि लिथियम, पोटेशियम जो हमारे होते हैं, सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, क्या इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है या लो? तो ऑफकोर्स ये कैसे हैं, सॉफ्ट है, तो इसकी डेंसिटी कैसे होगी, लो होगी। देखिए कॉमन सेंस और आपको दिमाग हर जगह लगाना है, ठीक है। ये क्या है कि डेंसिटी, अब इसी को सब देखो रिलेट करके पढ़ो। देखो हमारा बोर्ड एग्जाम है, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, तो आप क्या करो, एक दूसरे को रिलेट करके उस चीज़ को लर्न करने की कोशिश करो, तो आपको वो चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। तो हमने क्या बताया, जैसे ये हार्ड है, अगर ये सॉफ्ट है तो सॉफ्ट होगा तो इसकी डेंसिटी लो होगी। अगर डेंसिटी लो होगी तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, लो होगी, ऑफकोर्स ना। तो ये सभी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब दूसरी क्या चीज़ें पता करनी है आपको इसमें, हमने इसमें क्या बोला कि ज़्यादातर या क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। पर यहाँ पे अगर हम बात करें, ये सॉलिड स्टेट में है, पर कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं। तो वो कौन से होते हैं, मर्क्यूरी। कौन सा होता है, मर्क्यूरी, जो हमारे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और क्या होता है, सॉफ्ट मेटल। और ये क्या होता है, देखो ये क्या होता है, इसकी लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। पर बोलता है ऐसे मेटल के नाम बताइए जो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम। तो वो कौन होता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो वो कौन होते हैं, सीजियम और गैलियम। ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी है। क्या होते हैं, सीजियम और गैलियम क्या होते हैं, दोनों ही आपके क्या होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ओके। और क्या क्या चीज़ें हैं आता है हमारा, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें लो डेंसिटी तो हो गया। अगर आपका बोलता है, ये क्या बोला मैंने, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। मतलब ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। पर यहाँ पे हीट का एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो क्या करते हैं, आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। वो कौन सा होता है, लेड और मर्क्यूरी। ये होता है हमारे, लिख सकते हो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो वो कौन से होते हैं हमारे, लेड एंड मर्क्यूरी, है ना। ये दो ऐसे मेटल हैं जो क्या होते हैं आपके, इनका हीट जो होता है, हीट कंडक्टिविटी क्या होता है, वो कम होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ मर्क्यूरी का भी दिया हुआ है, मर्क्यूरी यहाँ भी दिया है, तो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये चीज़ें क्या हो गई, आपकी एक्सेप्शंस हो गई, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ ये हो गया हमारा नॉन मेटल के एक्सेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम देख लेते हैं, यहाँ हमने क्या देखा, नॉन मेटल में जो सॉलिड होता, ये हमारे जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड और गैस स्टेट में पाए जाते हैं। पर ऐसा एक मेटल होता है नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो वो कौन से होते हैं, वो होता है हमारा ब्रोमीन, ठीक है। क्या होते हैं, ब्रोमीन, जो क्या करते हैं, आपका लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। दूसरा क्या होता है, हमने बोला ये नॉन लस्टर होते हैं। पर एक ऐसा डायमंड, डायमंड क्या होता है, लस्टर होता है ना। तो और एक होता है हमारा वो आयोडीन, आयोडीन क्या होते हैं, लस्टर होते हैं, लस्टर प्रॉपर्टी रखते हैं। तो वो क्या हो गया हमारे, आयोडीन, ओके। ये क्या होते हैं, लस्टर प्रॉपर्टी रखते हैं। और क्या होता है हमारा, और हमारा हमने क्या बोला, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पर एक नॉन मेटल होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वो कौन होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो कौन से होते हैं, हमारा ग्रेफाइट, ओके। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन से होते हैं, वो होता है हमारा डायमंड। याद रखिएगा, डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, वो नॉन मेटल है। और दोनों ही देखो, डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों ही एलोटॉप्स होते हैं, किसके, कार्बन के। दोनों ही कार्बन, ये कोई एलिमेंट्स नहीं है, ये कोई एलिमेंट नहीं है। डायमंड और ग्रेफाइट ये क्या है, ये हमारे एलिमेंट्स कार्बन के ही एलोट्रॉप्स होते हैं, ओके। तो इनका ये कार्बन है तो ऑफकोर्स नॉन मेटल होंगे। तो ये हमारा क्या होता है, हीट के में क्या रखेंगे आप, डायमंड, ठीक है। डायमंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, वो है नॉन मेटल बट ऐसा, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। आई होप आपको इतने एक्सेप्शंस और ये चीज़ें पता चल गई, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके। एक और लिख लीजिए, ये क्या होते हैं हमारे, सोनरस होते हैं ना। ये क्या होता है, सोनू रस। सोनू रस लाइक क्या होता है, रिंगिंग प्रॉपर्टी, है ना। मेटल्स क्या होती है, रिंगिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ये क्या होते हैं, नॉन सोनू रस होते हैं,
ओके इतनी चीज़ें हो गई, मतलब ये क्लियर होना चाहिए आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समथिंग लेके या इससे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया एक्सेप्शन, ये बहुत ध्यान दीजिएगा। ओके क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारा नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं बताती हूँ। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हमारे मेटल नॉन मेटल की। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमें इसमें क्या पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। किसी भी मेटल जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जो थर्ड चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पता होना चाहिए। इसमें हमारे जो थर्ड चैप्टर है उसमें रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। इसमें फटाफट लिख लेते हैं, लेड, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, टीन, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। इसका मैंने ट्रिक भी बताया हुआ है लर्न करने का, वो आप अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे हैं हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स, हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, और ये कैसे हैं लो रिएक्टिव मेटल्स। तो ये देखिए इसका इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इसमें पढ़ना क्या है। अब देखिए हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आप किसी भी मेटल को आप किस तरीके से हाई रिएक्टिव कब होगा, लो रिएक्टिव कब होगा, वो इसी के थ्रू हमें पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए रिएक्शंस इसी पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट आता है हमारा मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन करता है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन क्या होगा, हर मेटल के साथ रिएक्ट करता है, नो डाउट, बट इसमें क्या होती है, रिएक्शन डिपेंड करेगी किस पे, रिएक्टिविटी से। जैसे जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, जो मॉडरेट होते जाएंगे उसका रिएक्शन कम होता जाएगा, और जो लीस्ट होगा एकदम कम हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने बोला आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। हाई रिएक्टिव वाले मेटल्स क्या होते हैं, वेगरसली रिएक्ट करते हैं, मॉडरेट वाले कुछ लेस वेगरस होंगे, और लास्ट वाले क्या होंगे, लिस्ट होंगे नॉन रिएक्टिव होंगे, मतलब बहुत ही कम रिएक्ट करेंगे, आप नेग्लिजिबल बोल सकते हो। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हम रिएक्शंस बताते हैं आपको। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इसमें हम ले लेते हैं मेटल कौन सा ले लो आप, कॉपर जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। देखिए कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के क्या बनाता है, यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ओके तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब कॉपर ऑक्सीजन से मिलके क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। अब यहाँ पे कोई भी आप ले लो, अगर सोडियम ले रहे हैं, सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। पोटेशियम ऑक्सीजन से मिलके क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आता क्या है, मेटल ऑक्साइड। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो मेटल ऑक्साइड होता है उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर। ये कैसे होते हैं, सभी कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये क्या करेगा, बहुत रिलेट करो, अब बेसिक है तो ब्लू को रेड करेगा, रेड को ब्लू करेगा, तो ऑफकोर्स बेसिक है तो ये क्या करेगा, रेड को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करेगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब देखो कोई भी मेटल होता है, देखिए इसका कलर पूछता है, तो हमारा जो कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। अब सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, काफ़ी विग्रसली, देखो रिएक्शन कैसे आता है कि सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड क्या होता है, अगर फॉर्मेशन करता है तो ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन क्या होता है, काफ़ी विग्रसली होता है। क्यों, क्योंकि ये कैसे है, हाई रिएक्टिव मेटल्स है। दैट्स इट, क्लियर। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आता है हमारा, इसके अलावा देखो मेटल ऑक्साइड हो गया। आप बोलते हैं कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो बेसिक, मैंने बोला, बट कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो बेसिक बिहेवियर के साथ साथ एसिडिक बिहेवियर भी रखते हैं। तो वो कौन से मेटल होते हैं, वो होते हैं हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन से होते हैं आपके मेटल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके अब देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड में क्या आएगा, जो मेटल और उसके साथ बिहेव करते हैं, तो दो आते हैं, वो होता है हमारा जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। ये दो ऐसे मेटल हैं, मेटल ऑक्साइड हैं, जो क्या करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, जो क्या करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो करते हैं, एसिडिक के साथ साथ बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। तो देखो हम पहले इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा जिंक ऑक्साइड है, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कराएगा तो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो देखो आपको पता होना चाहिए, ये एसिड और बेस हमेशा क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा जिंक क्लोराइड
प्लस क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, क्योंकि ये एसिड और बेस है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब दूसरा क्या होता है, अगर यही जिंक ऑक्साइड, अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये जिंक ऑक्साइड यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, यहाँ ये एसिड है तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड अगर NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा ZNO है वो कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि ये बेस है तो कैसा बिहेव करेगा, एसिडिक बिहेवियर करेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब हमने बताया एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ओके। अब नेक्स्ट क्या बनाएगा, अब यहाँ पे Al2O3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसे NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। ये चीज़ें क्लियर होने, यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट बनाया और वाटर फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आता है कि जो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है वो क्या बिहेव करता है, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा दैट मीन्स ये कैसा बिहेव करेगा, बेसिक बिहेवियर रखेगा। और अगर ये हमारा बेस के साथ रिएक्ट करा तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, आपका एसिडिक की तरह। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका रिएक्शन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड देख लिया। अब देखिए रिएक्शन सभी का पता करना, वही मैंने आपको बताया कि हमारा जो मेटल होता है, कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो उसकी रिएक्शंस क्या होगी, कैसे कैसे, और सभी का रिएक्शन ये पता कीजिएगा, जैसे भी ऑक्सीजन का रिएक्शन सभी में सेम नहीं होगा, क्या होगा, सभी डिफरेंट है। किस पे डिपेंड करता है, वो रिएक्टिविटी से, मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम बात करें कि मेटल हमारा डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या बनाता है, यहाँ पे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। क्या करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। अब यहाँ पे देखो क्या ऑल मेटल जो होते हैं हमारे एसिड से, जो डाइल्यूट एसिड होते हैं, ऑल डाइल्यूट एसिड क्या मेटल से रिएक्ट कर सकते हैं, तो हाँ, अगर आप यहाँ पे कर सकते हैं तो उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, वो अभी मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं, कोई भी मेटल ले लो आप, मैग्नीशियम ले लो, एल्युमिनियम ले लो और जिंक ले लो, ठीक है ना। और फटाफट अगर हम इसे किसी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मान लीजिए हमने रिएक्ट करा दिया, ओके, क्योंकि हमारा एसिड क्या करता है, मेटल से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा हमारा MgCl2, ओके, और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या बनाएगा, AlCl3, देखिए ये बनाएगा कौन सा सॉल्ट, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फटाफट बना रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए ये सभी चीज़ें क्या हो रही, अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कैसे आता है, आपका दे देगा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक, कह देगा ये हमने ये कहेगा इसको सीरीज में बताइए। कैसे कि अगर आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर आपको पूछेगा कि इसमें हाई रिएक्टिव वाले मेटल कौन होंगे, लो कौन होगा और एकदम लो कौन होंगे, उसको सीक्वेंस में बनाइए। ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग बोथ में पूछ देता है। तो अगर आपको अगर डिक्रीजिंग से पूछेगा, है ना, तो इसमें सबसे हाई रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, इसको सीक्वेंस में बनाना है। तो सबसे पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखो और इसके थ्रू समझो। मैग्नीशियम कहाँ आता है, ऊपर, देन क्या आ रहा है, एल्युमिनियम, फिर लास्ट में क्या आ रहा है, जिंक। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, सबसे हाई रिएक्टिव मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, देन क्या है, जिंक। सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन हो गया, जिंक। तो इस तरीके से आपको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है कि कौन लो रिएक्टिव से हाई जा रहा है या हाई से लो जा रहा है। दैट्स क्लियर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, अब आता है हमारा क्या जो ऑल मेटल होते हैं, जैसे हमारे जो ऑल एसिड होते हैं, क्या फिर ऑल मेटल से रिएक्ट कर लेते हैं, नहीं। एक एसिड होता है, कौन सा, हमारा नाइट्रिक एसिड, ये ऑल मेटल से रिएक्ट नहीं करता। कौन सा, हमारा नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3, ये क्या करता है, हमारा ऑल मेटल से रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता, उसका रीज़न आता है, बिकॉज ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं।
ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, देखो अब क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब आपको पता है जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं तो ये क्या करेंगे, ये आपका क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके ये क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। पर हमको क्या बनाना है, हाइड्रोजन गैस, पर ये क्या करता है, वाटर फॉर्म कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। और ये क्या करेंगे, खुद रिड्यूस हो जाएंगे और रिड्यूस होके क्या बनाएंगे, ऑक्सीडाइज होके क्या बना देते हैं, H2O बना देते हैं। और खुद रिड्यूस्ड होके क्या बनाते हैं, खुद रिड्यूस्ड होकर क्या बना देते हैं, NO बना देते हैं, NO2 बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेशन कर देते हैं। तो रीज़न पूछता है, आपको क्लियर हो गया, यही होता है कि नाइट्रिक एसिड बिहेव क्यों नहीं करता। बट एक्सेप्शन पूछता है, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं कि जो हमारे नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं। पर क्या होता है, वो होता है मैग्नीशियम और मैग्नीज, दोनों M से, याद करने में कोई डाउट नहीं है, मैग्नीशियम और मैग्नीज दो पूछेगा, दो ऐसे मेटल के नाम बताइए जो नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो वो कौन से होते हैं मेटल में, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दो ऐसे मेटल हैं जो क्या कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं। पर हाँ, यहाँ भी कंडीशन क्या है, ये वेरी डाइल्यूट होने चाहिए। ये कैसा होने चाहिए, जो हमारा नाइट्रिक एसिड जब यहाँ पे लोगे, जो हमारा नाइट्रिक एसिड आप लोगे HNO3, तो ये कैसा होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको रिएक्ट करा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई जो हमारे में पूछता है ये क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट कराते हैं। बहुत इजी है, देखो स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ते चलोगे तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आप लेसन अगर फर्स्ट चैप्टर पर देखो रिलेट करके ही है, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए हमने एसिड तो उसमें भी पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में भी, तो सब एक दूसरे से रिलेट है। अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो दूसरा उसी से रिलेट है। तो आपको एक चैप्टर को भी जिससे भी पढ़े बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर करा दी। तो अब आप देखिए नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। अब देखो हम देखते हैं जो हमारा मेटल ए है। देखो यहाँ पे एक दो चीज़ें होती हैं कि हमारा कोई भी मेटल होता है, एक मेटल वो एक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है और अदर सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या क्या होती हैं। एक मान लीजिए मेटल ए है, ये किससे रिएक्ट करता है, आपका सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन है, मान लीजिए यहाँ पे बी है, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाता है हमारा ए और प्लस मेटल बी, मतलब यहाँ पे इस तरीके का कंडीशन होता है। तो ये क्या है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है वही आयरन नेल वाला, कि किसी भी आयरन नेल को अगर हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्ट सॉल्यूशन में मिलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी पूछा है। तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, हमारा आयरन सल्फेट फॉर्म होता है, और यहाँ पे क्या अलग हो जाता है हमारा कॉपर। तो ये आयरन मेटल हो गया, ये कॉपर क्या होता है, आयरन। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं थी। ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, और ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पता है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, मेटल रिएक्ट विथ वाटर। वाटर मेटल से रिएक्ट कैसे करता है। मेटल रिएक्ट वाटर। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, कंडीशंस। अब देखिए वाटर भी, ये रिएक्टिविटी चीज़ मैंने आपको बताया जैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है, जो भी हमारे मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं। तो जो हमारा मेटल होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑलवेज क्या फॉर्म करता है, देखो या तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा या फिर आपका मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसमें दोनों ही कंडीशन पे क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस। चाहे वो मेटल ऑक्साइड बनाए चाहे हाइड्रोक्साइड, दोनों कंडीशन में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे यही सोचते हैं मैडम मेटल ऑक्साइड कब बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड कब बनाएगा। तो नो डाउट, आपको मैं अभी क्लियर करा देती हूँ। देखिए जो हमारा वाटर होता है, जो वाटर होता है उसकी 3 कंडीशंस होती हैं। कोई मेटल या तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, या तो हॉट वाटर से, या तो स्टीम से। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब जो हमारा कोल्ड वाटर होता है, कोल्ड वाटर से कौन से मेटल रिएक्ट करेंगे, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में देखो बहुत सिंपल है, बहुत इजी से समझना। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कोल्ड से रिएक्ट करते हैं, मतलब सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों किससे करते हैं, कोल्ड वाटर से। हॉट वाटर से कौन रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम, क्योंकि ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता तो मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है। स्टीम से कौन रिएक्ट करता है, तो आयरन, जिंक
और एल्यूमिनियम, ये 3 ऐसे मेटल है जो किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम से रिएक्ट करते हैं, राइट। अब देखो कंडीशन इसी से है कि मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड कब फॉर्म करेंगे। तो इधर ध्यान दीजिएगा कि जब वो कोल्ड और हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे, कोई भी मेटल जो कोल्ड और हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तो ऑलवेज क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। मतलब ये बना सकते हैं हमारा कोल्ड और हॉट में करेगा, हॉट एंड कोल्ड वाटर से, तो वो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। और मेटल ऑक्साइड कब बनाएगा, जब आपका स्टीम से रिएक्ट करेगा, स्टीम वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। तो मतलब क्या हुआ कि सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। और आपका स्टीम से आयरन जिंक और एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। दैट्स क्लियर, यही तो आपको पता करना था। अब चलिए इसके रिएक्शंस देख लेते हैं। तो हमारा जो पोटेशियम होता है वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो ऑफकोर्स ये किससे करा, कोल्ड वाटर से, तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो KOH और प्लस हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होनी ही है। फिर है सोडियम, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाएगा, H2 गैस, ठीक है। फिर आता है हमारा कैल्शियम, कैल्शियम वाटर से रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। फिर हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम वाटर के साथ क्या फॉर्म करेगा, भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं आपका आयरन, आयरन देख लो। आयरन अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्योंकि आयरन है तो इस यहाँ वाटर कैसा होगा, स्टीम वाटर होगा, तो ये कैसे बनाएगा आपका Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब फिर उसके बाद जिंक का देख लेते हैं। जिंक वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपका, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ये सभी कैसे होते हैं, रिएक्शंस होते हैं। सभी हमारा क्या होता है, रिएक्शन होता है। अब इसमें सभी में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इतनी बातें क्लियर है। एक बात और क्या पूछता है इसमें, ऐसे कौन से मेटल होते हैं, देखिए इसमें पूछता है कौन से ऐसे मेटल होते हैं जो वाटर पे फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं, वाटर पे फ्लोटिंग करते हैं, वो सरफेस पे फ्लोट करते हैं। वो कौन से मेटल होते हैं, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम। जो मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं ये दो क्या होते हैं, ये फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग मेटल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, स्टिक होते हैं। मतलब कहने का कि हमारे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं स्टिक। देखिए इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा कोई बीकर है, इसमें हमने ले लिया वाटर और वाटर में हमने डाल दिया मेटल, मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम मेटल जैसे ही वाटर में डालते हैं तो क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। और हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, लाइटर होती है। तो बबल्स कहाँ होंगे, ऊपर जाएंगे। तो बबल्स क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। अब होता क्या है, ये कैसे होते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम स्टिकी होते हैं। तो ये वाटर के साथ क्या करते हैं, स्टिक हो जाते हैं। वाटर के साथ क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं। और लाइटर होने की वजह से कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। और ये पानी के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। यही क्या करते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। और यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं ये हमारे फ्लोट करते हैं सरफेस एरिया पे। क्यों, क्योंकि ये हमारे स्टिकी सब्सटेंस होते हैं, स्टिकी मेटल होते हैं जो वाटर से स्टिक होकर ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। दैट्स क्लियर, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम करते हैं ओके अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेटल। अब देखो कोई मेटल जो होता है वो नॉन मेटल्स रिएक्शन, राइट। अब हम दोनों को देखेंगे कि कोई भी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, है ना। ये कैसे होता है, दोनों का रिएक्शन हम देखेंगे कि मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं। क्यों और किस लिए, सभी देखो हमारा मेटल नॉन मेटल दोनों रिएक्ट क्यों करता है, इनका रीज़न है ये होता है। क्या हम 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं कि ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। यही दो हमारा मेटल जो होता है नॉन मेटल से कंबाइन होकर क्या बनाता है, एक कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। ये क्या होता है, तो ये हमने आपको बताया था कि कोई भी मेटल जो होते हैं, ये मेटल आप देख लेना कि जो मेटल होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। और ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। और क्या मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, इतनी बातें पता हुई। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब ऐसा दोनों करते ही क्यों हैं, तो हमने आपको बताया था 9th क्लास में भी आपको पता होगा कि ये दोनों किस लिए करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। दोनों किस लिए करते हैं, स्टेबल। अब स्टेबिलिटी इनकी कब कंप्लीट होती है, जब ये ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं।
क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तब ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब इसी वजह से क्या होते हैं, ये एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो अब इसमें देखो क्या क्या कंडीशन होती है। तो जो हमारे मेटल होते हैं, इसमें हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था। ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि हमारा जो एटम होता है उसमें शेल होते हैं इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए, KLMN ये शेल होता है, पता है ना। और ये शेल में ही क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारे लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल, और तभी वो क्या होता है, स्टेबल होता है। अब इसी 8 बनाने के लिए ही कोई भी एटम क्या करता है, कोई भी एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है और या तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको मैं ये भी बता दे रही हूँ कौन इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, कब कंडीशन में गेन करेगा। तो जिसके लास्ट सेल में, जिसके लास्ट सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, अगर लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1, 2 और 3, तो ये ऑलवेज क्या करेंगे, 1, 2, 3 वाले ऑलवेज क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, लूज करेंगे। और ठीक है, इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। 1, अगर 1 लूज करेगा तो 1, 2 करेगा 2, 3 करेगा 3, सेम हो गया। अगर लास्ट सेल में, लास्ट सेल मतलब वैलेंस सेल में, अगर इसका क्या हो, वैलेंस सेल में अगर इलेक्ट्रॉन कितना हो, 5 या 4 लिख लो, 4, 5 एंड 6, राइट। अब देखो इसका अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका वैलेंसी फाइंड करेंगे, जैसे 4 है तो इसको 8 से माइनस करना है, क्या करना है, 8 से माइनस। तो 8 में 4 जाएंगे तो 4 वैलेंसी हो जाएगी, 8 में 5 जाएंगे तो 3 वैलेंसी, और 8 में 6 गए तो 2 वैलेंसी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैलेंसी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ऑक्टेट रूल क्या होता है, किस वजह से होता है, दोनों अपने आप को स्टेबल करते हैं, इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब देखिए जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वो चीज़ें क्या होती हैं, वो आपको पता नहीं है, तो इसमें ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो दोनों मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं, देखो आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में हमें क्या क्या जानना है, तो देखो आयनिक बॉन्ड की फिजिकल प्रॉपर्टी पूछता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग होने के साथ साथ ये हार्ड भी होता है, ओके। और दूसरा क्या पूछता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होती है, हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। और तीसरी चीज़ क्या होता है, सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, ओके। और यह क्या करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखिए इसका रीजन पूछता है कि स्ट्रॉन्ग और हार्ड क्यों होते हैं, बिकॉज ये कि देखो हार्ड क्यों हो गया, क्योंकि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था। तो ये मेटल क्या होते हैं, जो हमारे मेटल नॉन मेटल जो कंबाइन होते हैं, जो इनके बीच आयनिक बॉन्ड बनता है, वो स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, इनके आयन जो बॉन्ड होते हैं वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, तो ऑफकोर्स होगी भाई, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसको तोड़ने में, उसको ब्रेक करने में हीट भी ज़्यादा लगेगी, तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होगी। अब बोलता है सॉल्युबल इन वाटर, ये हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स वाले जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिसमें ये नहीं घुल पाते, जैसे कैरोसिन हो गया, वो उसमें ये नहीं घुल पाते, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछता है क्यों होते हैं, बिकॉज इसमें आयंस होता है, इसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं, जिस वजह से ये क्या होते हैं, फ्री आयंस होने की वजह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन आता है कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आता है, या आता है इलेक्ट्रोवैलेंट डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे आगे हमारा सोडियम और क्लोरीन, समझिएगा, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। अगर इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे KLMN, ठीक है, तो इसको क्या होना है, दोनों को स्टेबल होना है। देखो दोनों के रिएक्ट क्यों करते हैं, आयनिक बॉन्ड क्यों बनाते हैं, देखो दोनों में रीजन है, ये क्या होता है, दोनों को क्या होना है, स्टेबल होना है। आप दो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2, 8, 1, ओके। इसको अगर KLMN करेंगे तो पहले में क्या होगा, 2, 8 और 7, तो क्या अभी दोनों स्टेबल है, नहीं, दोनों स्टेबल है। अब दोनों को क्या होना है, स्टेबल होना है। तब ये क्या करेंगे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, देखो इसको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन देना है और इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो सोडियम अपना प्लस फॉर्म करेगा। ये कब फॉर्म करेगा, जब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये क्या बन जाता है, Na+ देता है। अब यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा,
क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाता है, क्लोरीन माइनस। अब यहाँ पे देखो जब एक इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब यहाँ पे क्या एक एक्सेप्ट कर लिया तो 2 8 1, ये दोनों क्या हो गए स्टेबल। और आपको ये पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन देता है मैंने आपको बताया था वो क्या हो गया, अगर इनके ऊपर क्या होगा नेगेटिव, अगर इसने दिया तो ये क्या होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इसको हम क्या कहेंगे, कैटायन। क्या कहेंगे, कैटायन। और ये कैसे होते हैं, एनायन, क्योंकि एक्सेप्ट किया, नेगेटिव चार्ज है तो आपका क्या हो जाएगा कैटायन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाते हैं कैटायन और ये क्या हो जाते हैं अनायन, क्यों नेगेटिव, ठीक है ना। ये तीसरा, अब इसका डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा कि डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो पहले आप देखो सोडियम का लिख लो। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, इसका कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन देना है तो यहाँ पे आप लिखोगे 1, ठीक है ना। और प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, यहाँ पे 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसको डॉट से फॉर्म करेंगे और यहाँ पे हम इसको क्या देते हैं क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे क्या देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब इसको इस फॉर्म में करना है तो Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा प्लस हो जाएगा। अब इसमें क्या करेगा क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक्सेप्ट कर लेगा ना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो दोनों क्या होगा, NaCl फॉर्मेशन हुआ। ये क्या बना देगा NaCl, यही आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है। Na एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, जिस वजह से दोनों क्या बना लेते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट वो भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, लूज और गेन हो रहे हैं, तो इसी के बीच क्या होता है आपका बॉन्ड बन जाए, जिसको हम क्या कहते हैं आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिएगा। MgCl2 भी होता है, CaCl2 भी होता है, आपको ये पता होना चाहिए कौन कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो कितना एक्सेप्ट कर रहा है, उसी को डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट बताती हैं, अब हमारा आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। देखिए ये क्या क्यों जरूरी होता है एक्सट्रैक्शन, मतलब देखो हम मेटल फॉर्म कहाँ से करते हैं, ये आते कहाँ से, तो मिनरल्स फॉर्म होता है। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होता है जो हमें नेचुरली अकर होते हैं, कहाँ से, अर्थ प्लस से, उसे हम क्या कहते हैं मिनरल्स। अब एक वर्ड आता है ओर क्या होता है, और क्या होता है, तो ओर्स जो होते हैं वो हमें मिनरल्स से ही फॉर्म होते हैं। देखो ये पूछता है मिनरल्स और ओर में क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है जो हम अर्थ कलर से नेचुरली ऑकर करते हैं उसे मिनरल्स कहते हैं। ओर्स क्या होता है, उसी मिनरल में जिस मेटल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसको हम प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी को प्रॉफिट के लिए हम उस मिनरल से बाहर निकालते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं ओर्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है मिनरल और ओर्स, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी ओर को एक्सट्रैक्शन की हम प्रोसेस पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, हमें पढ़ना होगा कॉन्संट्रेशन ओर को किस तरीके से अलग किया जाता है, तो इसमें भी हमें रिएक्टिविटी स्टेज की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए जैसे हमने ले लिया ओर्स, वो ये इसमें क्या है कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब देखिए इसको हम क्लासीफाई करेंगे, पहला होता है, सेकंड होता है और थर्ड। ये कैसे होंगे, हाई रिएक्टिव मेटल को कैसे अलग किया जाएगा, जो हाई रिएक्टिव वाले मेटल एक्सट्रैक्शन कैसे किए जाएंगे, मीडियम वाले कैसे किए जाएंगे, और आपका लेस रिएक्टिव वाले मेटल कैसे किए जाएंगे। देखो सभी रिएक्टिव वाले कैसे होते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा, लेस रिएक्टिव वाले, तो इन सभी का एक्सट्रैक्शन कैसे होगा। तो जो भी हमारे हाई मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तो इनको कैसे अलग किया जाता है, तो इनको अलग करने की प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। कौन सी, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, इसमें मोल्टेन स्टेट में होता है ना, कोई भी मेटल जो होता है वो होते हैं वो मोल्टेन स्टेट में होते हैं, जिससे हम अलग किया जाते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही हमें क्या करता है, प्योर मेटल फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब आता है लेस रिएक्टिव मेटल। अब देखो इसमें पहले हम देख लेते हैं, देखो मीडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियम रिएक्टिव वाले मेटल जो होते हैं वो दो कंडीशन में पाए जाते हैं। इनके जो ओर्स होते हैं दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक होता है कार्बोनेट के फॉर्म में और एक होता है सल्फाइड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, सल्फाइड। अब देखो कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों का मकसद एक होता है, दोनों को ही क्या बनना है, दोनों को ही अलग होना है और दोनों को ही क्या पहले बनना है, ऑक्साइड फॉर्म में आना है। पर इसमें क्या होती है, प्रोसेस अलग अलग होती है। क्या, तो जो कार्बोनेट होता है उसको भी अलग ही होना, पर इस प्रोसेस को क्या मेथड कहते हैं, इसका कौन सा मेथड होता है, कैल्सिलेशन। कौन सी मेथड से अलग होता है ये, कैल्सिलेशन। और ये किस मेथड से होता है, रोस्टिंग। अब दोनों में डिफरेंट क्या है, सुनिएगा।
कैल्सिलेशन में क्या होता है कि हम इसको हीट करके ही अलग करेंगे, बोथ को हीट करेंगे, बस इसमें क्या करेंगे, दोनों को ही क्या होना है, अलग होना है। पर इसमें कंडीशन क्या होती है, जो कैल्सिलेशन होता है उसमें जब हीटिंग होती है तो इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये कैल्सिलेशन में क्या होगा, सॉरी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अब्सेंस होता है तब हीट होता है ना। हीटिंग कब होती है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और इसमें क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, हीट होता है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई। अब क्या होता है, दोनों ही जब आप हीट करोगे तो पहले किस फॉर्म में आएंगे, ऑक्साइड फॉर्म में। दोनों किस फॉर्म में आएंगे, ऑक्साइड फॉर्म में। दोनों का मकसद एक, मैंने बोला ना दोनों को ऑक्साइड बनना है, पर इनको कैल्सिलेशन प्रोसेस है, रोस्टिंग प्रोसेस है। आप याद करने का तरीका, कैल्सिलेशन मतलब ऑक्सीजन कैंसिल, यहाँ सी है ना, कैल्सिलेशन मतलब ऑक्सीजन कैंसिल, सल्फाइड, और रोस्टिंग प्रोसेस है मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और दोनों को क्या बनना है, ऑक्साइड फॉर्म करना है। अब ऑक्साइड के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन को कैसे अलग करते हैं, हमने पढ़ा है ना, ऑक्सीजन का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या, कौन सा प्रोसेस होती है, रिडक्शन। तो दोनों उसके बाद क्या करेंगे, रिडक्शन प्रोसेस करेंगे, और रिडक्शन के बाद ही क्या होगा, जब अलग हो जाएगा ऑक्सीजन तो हमारा क्या होगा, उसका प्यूरिफिकेशन होगा ना, उसका क्या करेंगे, आपका प्यूरिफिकेशन होगा, तब हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल्स फॉर्म होंगे। क्या मिलेगा, प्योर मेटल क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो इतनी प्रोसेस है जो आपको करनी है। अब एक और चीज़, आपका जो कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट में एक और ध्यान देना, इसमें क्या होता है, CO2 गैस रिलीज होती है, और इसमें कौन सी गैस होती है, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये कुछ याद करने के तरीके जो मैंने आपको बताया। अब चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। अब देखो इसको भी देख लेते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स में कौन आता है, जैसे हमारा मर्क्यूरी हो गया, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, ये सभी हमारे कॉपर हो गए, तो ये कैसे हो गए, लेस रिएक्टिव। तो आपको बता दूं कि ये हमेशा क्या होते हैं, सल्फाइड फॉर्म में आते हैं। क्या होते हैं, सल्फाइड फॉर्म में। तो कंडीशन यही होगी सेम। तो ये भी किस से अलग होगा, रोस्टिंग प्रोसेस से अलग होगा, और रोस्टिंग में फिर से ये क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब कोई भी हीट होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और ये भी क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेगा। फिर ये भी क्या करेगा, रिडक्शन, सेम वही प्रोसेस, रिडक्शन करेगा, और फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन होगा। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, ये हो गई फ्लो चार्ट। आपको इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब चलिए इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ फटाफट। ले लेते हैं पहले हमारा मर्क्यूरी। क्या होता है, Hg। देखो मर्क्यूरी सल्फाइड है। अब देखो सल्फाइड के प्रोसेस है, मतलब ये किस प्रोसेस से अलग होगा, रोस्टिंग प्रोसेस से। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब दोनों को क्या बनना है, पहले ऑक्साइड फॉर्म में आएगा, तो यहाँ क्या होगा, HgO। अब हमने बताया यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसी सल्फर, अब देखो इसका रिडक्शन होगा, तो अब इसको क्या करोगे, हीट करोगे, दोनों कंडीशन में हीट करना है। तो जब इसको आप और ज़्यादा हीट करोगे, मोर हीट करोगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, Hg, और प्लस आपका कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमें क्या मिल गया, मर्क्यूरी। यही इसको हम शीना बार भी कहते हैं, शीना बार। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको सिनाबार प्रोसेस भी कहते हैं। सिनाबार होता है जस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ सिनाबार करके भी क्वेश्चन आता है। अब सेकंड आता है हमारा कॉपर सल्फाइड। ठीक है, अगर कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करोगे, हीट करोगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, कॉपर सल्फाइड ऑक्साइड मिलेगा ना, कॉपर ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस, SO2 गैस। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, वापस से कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ हीट किया जाता है। तो कॉपर सल्फाइड रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड, अगेन हीट किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाता है हमें, कॉपर, और इसमें कौन सी गैस रिलीज होती है हमारी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यहाँ पे कौन सी गैस होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गया। चलिए हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो अगर C2S है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2O होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि क्यूप्रिक नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना लिया है, 2, यहाँ पे क्यूप्रस लिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा C2O। इतनी क्लियर हो गई। अब देखो एक आता है हमारा जिंक का है, जो बहुत पूछता है, जिंक ये क्या है, जिंक सल्फाइड। अभी सल्फाइड के फॉर्म में है, तो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अगर आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, जिंक, क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी, SO2। अगर मान लो यही क्या है, जिंक कार्बोनेट है, ये क्या है, जिंक कार्बोनेट, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा कि एब्सेंस ऑफ, क्योंकि ये क्या है, कार्बोनेट के फॉर्म में है,
तो यहाँ पे हीट तो होगी पर क्या होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या बनाएगा आपका जिंक ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 गैस होगी। अब दोनों को क्या फॉर्म करना है, जिंक। ध्यान दीजिएगा दोनों को जिंक। अब ये कैसे मेटल्स होते हैं, मिडिल वाले होते हैं, मतलब मॉडरेट होते हैं, तो इनमें ऑक्सीजन को डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता है, हार्ड होता है। तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे जिंक ऑक्साइड, यही कंडीशन दोनों में आनी है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, है ना, जिंक ऑक्साइड। अब आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे, किसके साथ, कार्बन के साथ। अब जब कार्बन के साथ हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में क्या करें, जब जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा तो कार्बन से करके क्या, अब यहाँ पे कार्बन क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है। तो यहाँ पे कार्बन, ये क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे कार्बन क्या करता है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इसका काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को छीन लेता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन छीनने पे जिंक अलग हो जाता है और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में क्या यूज होता है, कोक, जिसे हम कार्बन कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट बताते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखिए अभी हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में देखा हाई रिएक्टिव मेटल्स। तो देखो अभी तक हमने क्या किया था कि जो भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम देख रहे थे, जैसे जिंक ऑक्साइड, तो इसको अलग करने के लिए हमने क्या किया, एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ किया जो था कार्बन, तो कोक। ठीक है, बट अब हम क्या करते हैं, उसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट के अलावा कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो होता क्या है, वो होते हैं हाई रिएक्टिव मेटल्स। वो क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स। हम हाई रिएक्टिव मेटल्स को भी क्या कर सकते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया एंड एल्यूमिनियम। ये तीन ऐसे मेटल हैं या हाई रिएक्टिव मेटल। ये कैसे होते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये जो हाई रिएक्टिव वाले मेटल्स होते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हाई रिएक्टिव वाले क्या कर सकते हैं, लेस रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो इससे क्या हो सकता है कि हम लोग उसे भी क्या कर सकते हैं, एक न्यू एक्सट्रैक्शन इस टाइप में कर सकते हैं। तो कैसे कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं मैंगनीज ऑक्साइड। क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड। मैंगनीज ऑक्साइड को, मैंगनीज ऑक्साइड से लेस एलिमेंट कौन होता है, एल्यूमिनियम। तो जब एल्यूमिनियम से इसे रिएक्ट कराएंगे, देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस करेगा। तो हमें क्या करना है, ऑक्साइड के फॉर्म में लाना है। तो एल्यूमिनियम जब मैंगनीज से डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस मैंगनीज क्या होगा, अलग हो जाएगा। क्या होगा, मैंगनीज अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, हीट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ हाई रिएक्टिव वाले मेटल्स का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं किसी भी मेटल्स को। ओके, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा थर्माइट प्रोसेस। क्या होती है, थर्माइट प्रोसेस। ये थर्माइट प्रोसेस क्या होती है, थर्माइट प्रोसेस में क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी जो मशीन होती है, रेलवे ट्रैक को, जो रेलवे ट्रैक होती है उनको जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें होता है कि मॉल्टन आयरन का यूज़ किया जाता है। तो हमें क्या चाहिए रहता है, आयरन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इसमें क्या करना रहता है, थर्माइट प्रोसेस में हम लेते हैं क्या, आयरन ऑक्साइड मॉल्टन स्टेट में, है ना, Fe2O3 लेते हैं। अब जब इसे भी हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। और ये क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हीट होती है इसमें। तो ये क्या करता है, हीट करते हैं। तो ये क्या करेगा, एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, यस या नो, कर सकता है क्योंकि हाई है। तो ये क्या बना देगा हमारा, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और इसमें क्या होती है, हीट भी रिलीज होती है। इसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है। इस वजह से ये कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके, तो ये याद रखिएगा कि जो थर्माइट प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, मॉल्टन आयरन को एल्युमिनियम के साथ क्या किया जाता है, रिएक्ट किया जाता है। तो उससे क्या होता है, एल्युमिनियम आयरन से लेस होने की वजह से उसको क्या कर सकता है, जो आयरन होता है वो एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है
तो एल्युमिनियम क्या हो गया, Al2O3, वो क्या करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, देन हमें आयरन अलग हो जाता है और हमारा क्या बन जाता है ये, इसी को हम क्या कहते हैं, थर्माइट प्रोसेस। ठीक है, ये रेलवे ट्रैक को जोड़ने में काम आता है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं हाई रिएक्टिव मेटल जो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं और हमारा मेटल क्या होगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस होती है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आपको बताते हैं हाई रिएक्टिव मेटल्स। हाई रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम, इनको कैसे अलग किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा कुछ टॉप रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे जो टॉप पे पाए जाते हैं, वो उसका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। ओके, टॉप एलिमेंट्स कौन से होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो होता है पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, है ना, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। इन सभी को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर हम बोलें तो ये कार्बन से भी तो किया जा सकता था, जैसे हमने जिंक ऑक्साइड को किया था। जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया था, तो वो जिंक तो अलग हो गया था। पर यहाँ पे क्यों नहीं होते, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन, इनके साथ जो ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो कार्बन क्या कर सकता है, उनको ईजिली में नहीं निकाल सकता। सोडियम ऑक्साइड, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इनको ऑक्सीजन से अलग करना बहुत इजी नहीं होता है, बिकॉज ये क्या होते हैं, हाई ऑक्सीजन से इनका जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा होता है। तो कार्बन के बस में ये नहीं होता है कि वो ऑक्सीजन को आसानी से निकाल सके। तब इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो इनको एक्सट्रैक्शन करने का मेथड कौन सा होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक, या फिर होता है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ठीक है ना। अब इस प्रोसेस को हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती क्या है। अब इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखो कोई भी हम ले लेते हैं सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या फॉर एग्जांपल हमने सोडियम ले लिया, सोडियम क्लोराइड। अब ये कैसा होता है, मॉल्टेन स्टेट में, कैसे होता है, मॉल्टन एक्वस फॉर्म में होता है। अब इसको क्या करना है, हमें सोडियम को निकालना है, किस मेटल को, सोडियम को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से आप ब्रेकर बनाओ। ठीक है, इसमें हम तैयार करते हैं, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होता है। इसको क्या कहते हैं, आयरन के इलेक्ट्रोड होते हैं। कोई भी जो आपका क्या हो, इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो, तो उसको हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोड। अब दोनों को कनेक्ट कर देते हैं किससे, बैटरी से। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब ये क्या होता है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, जो पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होगा उसे हम क्या कहेंगे, एनोड प्लेट। क्या होगा, एनोड प्लेट। और ये कौन सा प्लेट होगा, कैथोड प्लेट। अब आता है कि सोडियम, क्वेश्चन देखिए क्या आता है कि हमारा सोडियम किस प्लेट पे फॉर्म होगा, कैथोड या एनोड पे। तो यहाँ पे देखेंगे एट कैथोड, कैथोड पे क्या फॉर्म होगा, सोडियम या फिर मैग्नीशियम, सोडियम या क्लोरीन। देखिए कैथोड पे क्या होगा, सोडियम क्या होता है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में क्या ले लिया, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड ले लिया, क्या ले लिया, NaCl एक्वस फॉर्म में, या फिर आप ले सकते हो किस फॉर्म में, मॉल्टेन स्टेट में। ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा, आप मॉल्टेन ही लिख लीजिए, मॉल्टेन स्टेट में हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो सोडियम आयंस क्या होने लगेंगे, ब्रेक होने लगेंगे। तो होगा क्या, तो यहाँ पे सोडियम जो होगा, सोडियम वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करेगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या बना देगा, Na+ बना देगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बनाना है, क्लोरीन भी। तो क्लोरीन कहाँ बनेगा, ये कैथोड पे फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव के पास कौन सा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। ये कैथोड नेगेटिव है तो सोडियम पॉजिटिव है, तो किस पे आएगा, सोडियम पे आएगा, इस पे आएगा, कैथोड पे आएगा। अब आता है एनोड पे क्या फॉर्म होगा, तो बहुत सिंपल है, ये आपका कैसा है, पॉजिटिव। तो क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव। तो कहाँ पे आएगा, ये क्लोरीन कहाँ फॉर्म होगा, हमारा एनोड प्लेट पे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करता है, क्लोरीन हमारा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे, सॉरी ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे आपका क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो क्या बना लेता है, 2Cl2 फॉर्म कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ 2Cl2 फॉर्म होगा ना, या फिर Cl2 जो भी फॉर्म होगा, तो इस टाइप से क्या करता है, वो एनोड पे फॉर्म होगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि एनोड और कैथोड पे क्या फॉर्म होगा। यही चीज़ें पूछता है कि एनोड पे क्या फॉर्म होगा और कैथोड पे क्या फॉर्म होगा। तो इस तरीके से हमें क्या, कोई भी आप इसी तरीके से मैग्नीशियम का भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, कैल्शियम का भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, तब उन्हें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, अलग किया जाता है। ठीक है, यही है हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ये भी हमारे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए आता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है? तो हमारा जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में मतलब होता है देखिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में देखो होता क्या, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या फिर आप लिख सकते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइटिक है ना, दोनों सेम है। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक अगर हम बोले इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में देखें तो इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग देखो एक्चुअल में क्या करते हैं, हम लोग उसमें मेटल को क्या कर रहे थे, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। इसमें क्या होता है, हम लोग मेटल को प्योर बनाते हैं, लाइक उसमें इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं। क्या कहते हैं, रिफाइनिंग का मतलब वो हमारी, जैसे हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है ना, इस मान लीजिए हमारे पास मेटल है, अब इसके ऊपर क्या हो गई है, इम्प्योरिटीज़ आ गई, तो इम्प्योरिटीज़ को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इसको देखो, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसमें हम ले लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने भी वही करना है, जैसे अभी हमने बताया वही चीज़ करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ही होता है। तो इसमें भी हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रोड लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें आता है 2 इलेक्ट्रोड जो हम लेते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। फिर हमने देखा ये कौन सा प्लेट हो गया, ये हो गया एनोड प्लेट, और ये कौन से प्लेट हो गया, कैथोड प्लेट, ठीक है। बहुत ईजी है, याद रखिएगा, पॉजिटिव कैथोड, सॉरी अब ये नेगेटिव वाला कौन सा हो गया, कैथोड, और ये कौन सा हो गया, एनोड प्लेट, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अब नेगेटिव कैथोड और पॉजिटिव एनोड, अब देखिए इसमें क्या होगा, हमें क्या करना है, हमें कॉपर को रिफाइनिंग करना है, कॉपर मेटल को क्या करना है, रिफाइनिंग। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉपर क्या लेते हैं, कॉपर की प्लेट लेते हैं, या फिर जिसमें एक प्योर कॉपर लेंगे और एक क्या करेंगे, इम्प्योर कॉपर लेंगे। तो यहाँ पे जो प्योर कॉपर और इम्प्योर कॉपर वो किस पे रहेगा, तो एनोड पे जो होगा उसमें हम क्या देखेंगे, इम्प्योर। एनोड पे क्या होगा, जैसे ये हमारा क्या है एनोड, तो इसमें क्या होंगे हमारे इम्प्योर कॉपर होंगे। ये कैसे होगा, इम्प्योर कॉपर, ओके। और इस पे कैसा होगा, प्योर कॉपर। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये क्या होगा, ये प्योर कॉपर हो गया, इसमें इम्प्योर कॉपर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, कॉपर सल्फेट का। किसका लेंगे, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे। अब देखो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसमें होगा क्या, इसमें होना क्या है, हमें प्योर मेटल जो इम्प्योरिटीज़ वाले हैं उसमें से प्योर वाले मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके हमें इसमें से जितनी प्योर वाले मेटल्स होंगे उसको हमको किस में लाना है, कैथोड पे लाना है, ठीक है। तो देखो जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो जब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर सल्फेट क्या होने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा। अब जब ये इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराओगे तो ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर प्लस सल्फेट आयंस क्या होंगे, अलग होंगे। तो देखो कॉपर क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, और इसमें नेगेटिव क्या है, कैथोड, क्या है, कैथोड पे। तो अब इसमें देखो कॉपर क्या करेगा, इसमें देखो होता क्या है, जैसे इसके ऊपर क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है, इसके ऊपर क्या होगी, इम्प्योरिटीज़ होगी। तो अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ना, तो ये जो इम्प्योरिटीज़ होती है, ध्यान से सुनिएगा, जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो क्या होती है, वो हमारा जो वाटर में जो एक्वस सोल्यूशन जो होता है हमारा, जो उसमें डिज़ोल्व होने वाला होता है वो उसमें घुल जाता है। पर इसमें जो कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो उस एक्वस सोल्यूशन में क्या होती है, डिज़ोल्व नहीं हो पाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो नीचे जाके ऐसे सेटल हो जाती हैं सॉरी, ठीक है। तो नीचे जाके क्या होती हैं, शटल हो जाती, इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मड। क्या कहेंगे, एनोड मड, ओके। एनोड मड किस पे फॉर्म होता है, एनोड के नीचे ही फॉर्म होती है, एनोड प्लेट के नीचे। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती है जो डिजोल्व नहीं हो पाती हमारे इलेक्ट्रोलाइट में, तो वो क्या जाता है, इम्प्योरिटीज़ उसी एनोड के नीचे जाके सेटल हो जाती है। हाँ, और कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो वाटर सोल्यूबल होती है, जो उसमें क्या होता है, जो एक्वस सोल्यूशन मतलब क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में सोल्यूबल होती है, तो क्या होती है, वो मिक्स हो जाती है। अब इनमें जितनी भी कॉपर, जो प्योर वाले कॉपर होते हैं, जैसे हमने ये बताया, तो इसमें कॉपर क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं, इसमें कॉपर क्या करते हैं, निकलते हैं और कहाँ डिपोजिट होने लगते हैं, वो हमारे प्योर वाले मेटल में जाके क्या होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, लेयर बनाने लगते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। कि हम कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो यही मेथड होता है कि हम इस तरीके से कॉपर को क्या करते हैं, अलग करते हैं। कॉपर किस पे आएगा हमारा, आपको ये याद रखना है कि किस में प्योर और किस में इम्प्योर होता है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, AI होता है, AI का मतलब क्या हो गया कि A का मतलब एनोड पे इम्प्योर, या हो गया ना, देखो एनोड पे
इम्प्योर, ये याद हो जाएगा। एनोड पे इम्प्योर और कैथोड पे क्या होगा, Cp, ऐसे याद कर लो Cp। Cp का मतलब क्या होगा कि कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे प्योर, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि आप प्योर मेटल किस में होंगे, इम्प्योर के होंगे। इम्प्योर में क्या होगा, एनोड पे इम्प्योर फॉर्म होगा और एनोड मड भी किस पे फॉर्म होगा, एनोड पे ही। और कॉपर मतलब Cp मतलब कैथोड, कॉपर किस पे फॉर्म होगा, कैथोड पे, उसमें प्योर कॉपर फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसको हम कवर करा देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो दिया है हमारा एलॉय, है ना। इसमें क्या दिया है, एलॉय। एलॉय क्या होते हैं, तो इसमें आपको पता करना है। देखिए इसमें कोरोजन भी है, कोरोजन का टॉपिक भी है। तो देखो कोरोजन में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। कोरोजन में देता है हमारा आयरन का। आयरन में क्या होता है, आयरन जो रस्ट फॉर्म करता है तो ऑक्सीजन, वाटर, ओके, इन सभी से रिएक्ट करके क्या बनाता है, Fe2O3 डॉट H2O, है ना। तो ये क्या होता है हमारा रस्ट, क्या होता है रस्ट। ये कैसा होता है हमारा ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, रेडिश ब्राउन कलर का। तो ये क्या होता है, रस्ट फॉर्म करता है। अब दूसरा किसका होता है हमारा, सिल्वर का पूछता है। तो सिल्वर जो होता है, सिल्वर हमारा क्या होता है, किसी, ये क्या है, लो रिएक्टिव मेटल से, डिस रिएक्टिव मेटल है ना, जो रिएक्टिविटी सीरीज में का सबसे कम। तो ये तो किसी से रिएक्ट नहीं करता, बट एक ऐसी गैस होती है जिससे ये रिएक्ट करता है। कौन सा होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। किससे, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये जब हाइड्रोजन सल्फाइड से करता है तो क्या बना देता है हमारा, सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस। तो हमारा जो ये जो सिल्वर सल्फाइड होता है वो किस कलर का हो जाता है, ब्लैक। तो पूछता है सिल्वर में ब्लैक कलर क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर होगी। अब एक होता है कॉपर। कॉपर का ग्रीन कलर क्यों होता है पूछता है। तो कॉपर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, वाटर से भी रिएक्ट करता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्ट करता है। तो सबसे रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है ये, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, और इसी का कलर क्या हो जाता है, ग्रीन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कोरोजन के, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों। तो तीनों आप क्या कर लो, पढ़ लो, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा कोरोजन का, जिसमें आपका कॉपर क्या होता है, ग्रीन कलर का क्यों होता है, सिल्वर ब्लैक क्यों होती है, आयरन रस्ट क्यों फॉर्म करता है, तो उसी का तीनों रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए लास्ट आता है कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए। कोरोजन से आयरन को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। तो सबसे देखो, हम तो पढ़े हैं गैल्वेनाइजेशन होता है, पेंटिंग होती है, ग्रीसिंग होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगा दी जाती है, जिससे क्या करता है, वो प्रिवेंट हो जाता है। पर एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है एलॉय। ये क्या होता है, एलॉय क्या होते हैं, तो एलॉय क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है। क्या होता है, मिक्सचर। किसका मिक्सचर होता है, तो ये मिक्सचर होते हैं हमारे मेटल एंड नॉन मेटल के, मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। अब ये नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, और ये कैसे मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस, ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस कहने का मतलब ये क्या होता है, दोनों एक दूसरे में दो चीज़ें मिक्स होती हैं पर हमें विजिबल क्या होता है, एक ही चीज़ है। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हो गई कि एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है। ये कैसे काम प्रिवेंट करता है, आयरन को प्रिवेंट करने का काम करता है। देखिए आयरन में क्या होता है, जब आप प्योर आयरन लो, देखो हम किसी भी नॉर्मल बताएं, जैसे प्योर आयरन लोगे वो आपका बहुत ज़्यादा काम का नहीं होता है। वो प्योर तो होते हैं मेटल, पर वो बहुत ज़्यादा, अगर आप प्योर मेटल का काम कर लें, जैसे प्योर आयरन को आप ले लोगे, तो वो क्या होगा, वो बहुत जल्दी रस्ट लग जाएगा, क्योंकि वो प्योर है, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। पर उसको जब एलॉय के फॉर्म में लिया जाता है, एलॉय मतलब आयरन के साथ हम अदर एलिमेंट को मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से सिंगल मेटल का यूज़ नहीं होता है, उसको हम किसी से मिक्स करके। आयरन भी, लोहा भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, पर इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता। अगर हम उसको सिंगल यूज़ करें ना, विदाउट मिक्स किए, तो वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है अदर कंपेरिजन में। तो एलॉय कैसा होता है, हार्ड क्यों होता है एलॉय, इसी वजह से, क्योंकि आयरन के साथ अदर एलिमेंट को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो वही चीज़ है, मेटल में नॉन मेटल को मिक्स किया जाता है, तो हमारा क्या बन जाता है, एलॉय। और ये क्यों बनाया जाता है, वही चीज़ मैंने बताया, इसको हार्ड बनाने के लिए क्या किया जाता है, एलॉय का फॉर्म में लिया जाता है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ले लेते हैं हम स्टेनलेस स्टील, ओके। अब देखो इसमें क्या होता है, ये हार्ड क्यों होते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारा आयरन भी होता है, आयरन के साथ निकेल होता है, और क्या होता है, क्रोमियम। ये तीनों मिक्स होकर बनाते हैं एलॉय, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है, क्या होते हैं हमारे ब्रास। जो ब्रास होते हैं, इसमें क्या यूज़ होता है हमारा, कॉपर और आपका जिंक,
क्या क्या होता है, कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है। ब्रॉन्ज में क्या होता है, ब्रॉन्ज में होता है हमारा कॉपर एंड वो बोलते हैं ना टिन, ओके। और आपका एक होता है सोल्डर। सोल्डर क्या होता है, बहुत बोलता है, सोल्डर मशीनिंग होती है ना सोल्डरिंग के लिए, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, लेड एंड टिन का। किसका, लेड एंड टिन, ये दो मेटल को मिक्स किया जाता है जिससे हमारा सोल्डरिंग। अब देखो पूछता है जो सोल्डर, जो हम लोग का मेटल होता है ना, सोल्डरिंग में क्वेश्चन आता है कि सोल्डरिंग मशीन में हम लोग जो वायर को कनेक्ट करने में यूज़ करते हैं, बट वायर को जब जोड़ने में यूज़ करते हैं तो वायर नुकसान नहीं होता, ऐसा होता है ना, क्यों, वो मेल्ट क्यों नहीं हो जाता, होता है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है इसकी, किसी भी मेटल को हीट करोगे तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। बस सोल्डरिंग में क्या होता है, सोल्डरिंग में होता है, इसमें क्या किया जाता है, मेटल को मिक्स किया जाता है, लेड के साथ टिन को भी मिक्स किया जाता है, तो इससे क्या होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम हो जाती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, आपकी लो हो जाती है। तो इससे क्या होता है, वायर को कनेक्ट करने पे बिना नुकसान किए हुए वायर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीटिंग पावर नहीं होती है, तो वो क्या करता है, आसानी से उसको बिना नुकसान किए हुए भी क्या होता है, जो हमारे वायर होते हैं वो क्या होते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पूछता है क्वेश्चन में। तो कोई भी चीज़ें, जैसे हमने आपसे बोला कि अगर एक एलॉय है, एक सिंगल एलॉय, मान लो एक एलॉय है, आयरन का एलॉय है, एक आयरन है, दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट वाली पॉइंट किसकी हाई होगी, तो वो कौन होगा, आयरन। क्यों, क्योंकि वो प्योर है भाई। तो एलॉय क्या होता है, हमने मिक्स कर दिया तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। कोई भी, जैसे हमने कॉपर का बोला, कॉपर अगर होता है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पर कॉपर के एलॉय अगर हम आपको दे देते तो वो क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, नो, वो क्या होगा, बट बहुत कम एज कम्पेयर टू प्योर कॉपर के। क्यों, क्योंकि वो एलॉय को मिक्स कर दिया गया तो उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो कम हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एलॉय बनाया तो गया पर उसकी क्या होती है, पावर कम हो जाती है, ठीक है। तो इतनी तरीके से आपको ये चीज़ें समझा। जो हमारे एक चीज़ और आप याद रखिएगा इसके साथ, कि जो हमारा एलॉय होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है इसका, ये याद रखिएगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, एलॉय होके भी क्या है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि जो एलॉय होता है उसको हम केमिकल प्रॉपर्टी से फिजिकल प्रॉपर्टी से अलग नहीं कर सकते। ये मिक्सचर है पर हम इसको फिजिकल प्रॉपर्टी से अलग नहीं कर सकते। तो यही क्यों, बिकॉज इसमें ये क्या हो सकते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। एलॉय बनाया तो जाता है, फिर जैसे ये चीज़ें हमने बताई ना, तो ये सभी परसेंट होता है, एक फिक्स परसेंट में क्या करता है, दोनों आपस में मेटल नॉन मेटल को मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, जिस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, ये हमारा लास्ट टॉपिक था एलॉय। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। हमने बहुत कोशिश की आप सभी को थर्ड चैप्टर का बहुत ही कम समय में कराने की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये थर्ड चैप्टर पूरे अच्छे से क्लियर हो गए हों। फिर भी कोई डाउट हो गया, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी समझ नहीं आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम क्या करेंगे, आपका डाउट्स को क्लियर कर देंगे, ओके। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप क्या कर देना, थैंक यू मैम कह के जरूर बोलिएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।